हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दरोगा सीरीज़ में। ये यूपीएसआई के लिए सेट तीसरा है, जिसमें हम 40 एमसीक्यू को देखेंगे केवल मूल विधि से। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 किस अपराध से संबंधित है? तो 302 हत्या से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आईपीसी 302 हत्या के अपराध की सज़ा को बताता है। आईपीसी की धारा 376 किससे संबंधित है? यह बलात्कार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आईपीसी की धारा 124 ए क्या परिभाषित करती है? तो राजद्रोह को परिभाषित करती है। सेडिशन, राजद्रोह, आईपीसी की धारा 124 ए। चौथे प्रश्न पे आते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 154 किससे संबंधित है? तो 154 संबंधित है एफआईआर से। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। एफआईआर धारा 154 सीआरपीसी की धारा 154 एफआईआर से रिलेटेड है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आईपीसी की धारा 420 किस अपराध से संबंधित है? तो 420 धोखाधड़ी से रिलेटेड है। इसमें 7 वर्ष तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। पुलिस को किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति सीआरपीसी की किस धारा में है? तो बिना वारंट गिरफ्तार करने की जो शक्ति है वह धारा 41 के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए, संज्ञेय अपराधों में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है। संज्ञेय अपराध का अर्थ क्या होता है? तो संज्ञेय अपराध का अर्थ होता है जिसमें पुलिस स्वयं कार्रवाई कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आईपीसी की धारा 304 बी किस अपराध से संबंधित है? तो 304 बी दहेज मृत्यु से संबंधित है। 304 बी दहेज मृत्यु, विवाह के 7 वर्ष के भीतर दहेज की मांग से हुई मृत्यु इस धारा के अंतर्गत आती है। इसमें कम से कम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1872 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। धारा 161 सीआरपीसी किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पुलिस द्वारा गवाह का बयान। पुलिस द्वारा गवाह का बयान, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। न्यायिक अभिरक्षा यानी कि जुडिशियल कस्टडी किसके आदेश से होती है? तो यह मजिस्ट्रेट के आदेश से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 377 किससे संबंधित है? तो आईपीसी की धारा 377 अप्राकृतिक यौन अपराध से रिलेटेड है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस धारा को आंशिक रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया था। सीआरपीसी की धारा 167 किस स्थिति से संबंधित है? तो यह संबंधित है रिमांड से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। रिमांड, सीआरपीसी की धारा 167। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आईपीसी की धारा 375 किस अपराध की परिभाषा करती है? तो आईपीसी की धारा 375 बलात्कार को परिभाषित करती है। आईपीसी 375 बलात्कार की परिभाषा देती है। धारा 376 में दंड का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 141 किस अपराध से संबंधित है? तो गैर कानूनी जमावड़ा यानी कि अनलॉफुल असेंबली, इससे संबंधित है धारा 141। आगे आते हैं, किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने पर पुलिस को कितने घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है? तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अनुच्छेद 22(2) और सीआरपीसी 57 के अनुसार अभियुक्त को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना आवश्यक है। समय में यात्रा का समय शामिल नहीं है। आईपीसी की धारा 498 ए किस अपराध से संबंधित है? तो 498 ए दहेज उत्पीड़न से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। गैर संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज करने के लिए क्या आवश्यक है? तो मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। गैर संज्ञेय अपराधों में पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती, इसके लिए मजिस्ट्रेट का आदेश आवश्यक होता है। सीआरपीसी की धारा 438 का प्रावधान किस में है? तो 438 का प्रावधान जो है वह अग्रिम जमानत में है। एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत, गिरफ्तारी से पहले जमानत लेने का अधिकार सीआरपीसी 438 में है। यह हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट प्रदान कर सकते हैं। हिरासत में मौत की जांच किस संस्था द्वारा करी जाती है? तो हिरासत में मौत की जांच जो है वह एनएचआरसी के द्वारा करी जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हिरासत में मौत और पुलिस मुठभेड़ की जांच करता है। यह मानवाधिकारों की रक्षा हेतु संस्थापित संस्था है। ऑडी अल्टरम पार्टेम का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है प्राकृतिक न्याय से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा।
इसका अर्थ है दूसरे पक्ष को भी सुनो। यह न्यायिक प्रक्रिया का निष्पक्षता का मूल है। अल्ट्रा वायरस शब्द का अर्थ क्या है? विधि से परे। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। विधि से परे इसका प्रयोग उस कार्य के लिए किया जाता है जो अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। न्यायालय ऐसे कृत्यों को शून्य घोषित कर देता है। भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो रूल ऑफ लॉ जो है वह अनुच्छेद 14 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। रूल ऑफ लॉ अनुच्छेद 14। लीगल एड का उद्देश्य क्या है? तो लीगल एड का उद्देश्य है गरीब व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। मेंस रिया का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अपराध में मानसिक तत्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मेंस रिया का संबंध एक्टस रियोस मेंस रियस यानी कि इक्वल टू क्राइम। रेस जुडिकेटा का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो न्यायालय बार बार एक ही मामले की सुनवाई नहीं करेगा। न्यायालय बार बार एक ही मामले की सुनवाई नहीं करेगा। यह सीपीसी की धारा 11 में निहित है, समय और न्यायिक संसाधनों की बचत हेतु। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल का प्रारंभ भारत में किस वर्ष हुआ था? तो पीआईएल का प्रारंभ भारत में हुआ था 1980 में। 1980 से इसका प्रारंभ हुआ था। इसमें कोई भी व्यक्ति जनहित में याचिका दायर कर सकता है। हैबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हमें प्रस्तुत करो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु रिट है, अवैध हिरासत से मुक्ति के लिए। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस आधार पर है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है। इसमें न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रहती है। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस केस में दिया गया था? तो केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय आया था। संविधान की मूल संरचना संशोधित नहीं की जा सकती है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद तक है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। रूल अगेंस्ट बियाज का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है प्राकृतिक न्याय से। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कार्यपालिका द्वारा विधायिका से अधिकार लेकर बनाया गया कानून। सोशल जस्टिस शब्द भारतीय संविधान में किस भाग में निहित है? तो यह प्रस्तावना में निहित है। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का उल्लेख है। यह संविधान की आत्मा मानी जाती है प्रस्तावना। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का अर्थ क्या होता है? पूर्व व्यापी प्रभाव वाला कानून। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किसी अपराध के बाद नया कानून लागू नहीं होगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट सूचना का अधिकार जो है वह कब लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नागरिकों को पारदर्शिता और जवाबदेही का अधिकार है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेटेशन ऑफ पावर्स किसने प्रतिपादित किया था? तो मोंटेस्क्यू ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मोंटेस्क्यू। स्पिरिट ऑफ लॉज में इसका वर्णन है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? तो यह अनुच्छेद 13 से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब होता है असंवैधानिक प्रावधान सुप्त हो जाता है, संशोधन के बाद पुनः जीवित किया जा सकता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स किससे संबंधित है? लॉ ऑफ टॉर्ट्स यह संबंधित है दीवानी उत्तरदायित्व से। यह सिविल रॉन्ग, इसमें हर्जाना दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो ये रहे यूपीएसआई के लिए मूल विधि से 40 एमसीक्यू प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आप प्रतिदिन प्राप्त कर सकें और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रिवीजन कर पाएँ। यह सीरीज़ जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक चलती रहेगी। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।